नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। राजस्थान में जिस वक्त गहलोत सरकार पर संकट के बादल छाए हुए थे, उस वक्त फोन टैपिंग का मामला भी सामने आया था, क्योंकि उस दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह का एक कथित ऑडियो वायरल हुआ, जिसे लेकर के बीजेपी घिरती हुई दिखाई दी, क्योंकि उसमें खरीद फरोख्त को लेकर के कुछ बातें की जा रही थी। तो बीजेपी ने पहले उसे नकली बताया और कांग्रेस ने उसे असली बताया। इस मुद्दे पर अब राजस्थान सरकार ने स्वीकार किया है कि राज्य में टेलीफोन के टैपिंग का काम चल रहा है। और बीजेपी के विधायक कालीचरण सर्राफ के सवाल के जवाब में राजस्थान विधानसभा की वेबसाइट पर यह कहा गया है कि नियमों के मुताबिक कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सक्षम अधिकारी की तरफ से टेलीफोन टैप किए गए हैं और टेलीफोन टैप के नवंबर 2020 तक के सभी मामलों की समीक्षा राज्य के मुख्य सचिव ने की है। लेकिन इस जवाब में विधायक कालीचरण सर्राफ के इस सवाल का जवाब नहीं दिया गया कि किस अधिकारी के निर्देश पर टेलीफोन टैप हुए हैं और किन किन लोगों के टेलीफोन टैप किए गए हैं। विधायक कालीचरण सर्राफ ने यह कहा है कि 8 महीने पहले उन्होंने ये सवाल लगाया था, लेकिन आज तक उन्हें लिखित में जानकारी नहीं दी गई। और वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर के बीजेपी हावी होती हुई दिखाई दे रही है और गहलोत सरकार पर, खासतौर पर सीएम गहलोत पर यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि सीएम गहलोत किसी भी मर्यादा को लांघ सकते हैं अपनी सरकार बचाने के लिए। और वहीं सरकार को अस्थिर करने का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर ही लग रहा था। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में हुआ, कुछ वैसा ही चल रहा था राजस्थान में। मध्य प्रदेश में सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस छोड़ करके, और यहाँ पर ये अटकलें लगाई जा रही थी कि पायलट बीजेपी में जा सकते हैं। हालांकि पायलट अभी भी कांग्रेस में ही है और सीएम गहलोत बने हुए हैं। अशोक गहलोत की सरकार उस वक्त बच गई थी, लेकिन अब एक बार फिर से ये फोन टैपिंग का मामला जो है वो सुर्खियों में आ गया है। और कयास इस बात के भी लगाए जा रहे हैं कि एक बार विधानसभा चुनाव जिन राज्यों में चल रहे हैं, वहां पर विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद एक बार फिर से बीजेपी यहां पर उसी तरीके की कोशिश कर सकती है जैसी पहले की गई थी। और अब बीजेपी का पलड़ा यहां पर भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से अब सीएम गहलोत को घेरने की पूरी कोशिश, ये सतीश पूनिया जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं राजस्थान के, उन्होंने इस तरीके से निशाना साधने की कोशिश की है। ट्वीट करके उन्होंने ये कहा है साफ तौर पर कि गांधीवादी होने का मुखौटा ओढ़ते हैं और अपनी सरकार बचाने के लिए किस हद तक गिर जाते हैं, फोन टैपिंग तक करवा देते हैं लोगों की। ये इस तरीके के उन्होंने आरोप लगाए और नैतिकता के आधार पर नसीहत देते हुए ये भी अपील की गई है कि सीएम गहलोत अपने पद से इस्तीफा दें। वहीं सीएम गहलोत की तरफ से इस पूरे मसले पर प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने पंकज मीणा भारतीय जनता पार्टी से और उमा शंकर हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। पंकज जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, क्या फिर से राजस्थान में वो कोशिश की जा रही है कि सरकार बीजेपी की बन जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐसे प्रयास ना तो पहले किए गए और ना अब किए जा रहे हैं, ना भविष्य में किए जाएंगे। परंतु एक ही तय बात है कि ये सरकार अपने ही नेताओं के द्वारा अपने ही बोझ तले निश्चित रूप से गिर जाएगी। और जिस प्रकार से कल विधानसभा में स्वीकृति हुई है गहलोत सरकार के द्वारा कि उन्होंने फोन टैपिंग किया है, एक बात और स्पष्ट रूप से ये जाहिर हो गई है कि ये सरकार नाकारा निकम्मी सरकार चलाने में सक्षम नहीं है, किसी भी प्रकार से चिपकी रहना चाहती है। जिस प्रकार से इन्होंने सत्ताधारी दल के विधायकों के फोन टेप किए और यहाँ तक कि विपक्ष फोन टेप किए, अशोक गहलोत जी के ये चरित्र और रवैया साफ नजर आ रहा है कि वो केवल कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं और सरकार से उनको कोई वास्ता नहीं। जिस राजस्थान में जिस प्रकार से अराजकता फैली हुई है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी हुई है, किसानों की दुर्दशा होती जा रही है और गहलोत साहब केवल और केवल सत्ता से चिपके रहना चाहते हैं और जनता का उनसे कोई वास्ता नहीं। शंकर जी, उस वक्त तो कह रहे थे कि किसी की फोन टैपिंग नहीं हो रही, अब स्वीकार कर लिया कि फोन टैपिंग हुई है। ने भी किसी भी आधिकारिक पार्टी के या सरकार के प्रवक्ता ने कभी ये बात नहीं कही। और रही बात जो अभी मामला संज्ञान में आया है, इसमें देखिए ये एक न्यायिक प्रक्रिया है, ये एक कानूनी प्रक्रिया है, ये एक सुरक्षात्मक प्रक्रिया है और सभी सरकारें ऐसा करती हैं कि तमाम सारे मामलों में प्रदेश की सुरक्षा के लिए या देश की सुरक्षा के लिए पुलिस और तमाम सारी जांच एजेंसियां ये सब प्रक्रिया करती रहती हैं। ये गैर कानूनी नहीं है। अगर ये गैर कानूनी है
तो मैं चुनौती कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी को कि केंद्र में उनकी सरकार है, वो न्यायालय की शरण ले लें। और मुझे लगता है कि अगर इनको ये अच्छी तरीके से पता नहीं होता तो 8 महीने ये इंतजार नहीं करते, अब तक तो ये कोर्ट चले गए होते। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी जवाब तो पूरा मांगा, लेकिन जवाब पूरा मिला भी नहीं। रहती। जवाब पूरा मांगा गया था कि किस अधिकारी के कहने पर और किन किन विधायकों के और मंत्रियों के फोन टैप हुए हैं, उस बारे में कोई जवाब भी नहीं दिया गया। देखिए, प्रदेश की सरकार एक चुनी हुई सरकार होती है, उसके पास अपने संवैधानिक अधिकार होते हैं, उसका अपना गृह विभाग होता है, उसकी अपनी जांच एजेंसी होती है। अगर भारतीय जनता पार्टी को कहीं से ये लगता है कि राजस्थान सरकार ने गैर कानूनी काम किया है, तो इस देश में संविधान है, उसके अनुपालन के लिए न्यायालय है। ये 8 महीने क्यों इंतजार कर रहे हैं? ये जब तक कोर्ट नहीं चले गए होते क्या इनको इतनी जानकारी नहीं है क्या कि सही क्या है और गलत क्या है? इनको सब पता है कि ये चाहे वो भारत सरकार हो, चाहे वो कोई भी प्रदेश की सरकार हो, वो अपनी सुरक्षा व्यवस्था के लिए तमाम सारी बातें करते रहते हैं। अभी महाराष्ट्र का केस आप ले लीजिए, जिसमें अर्णव गोस्वामी के चैट का खुलासा हुआ। वो कैसे हुआ? वो ऐसे ही सुरक्षा मानकों के अंतर्गत, सुरक्षा नियमों के अंतर्गत जांच की प्रक्रिया में उनके चैट सामने आए थे। और वो क्या कर रहे थे? वो कह रहे थे कि क्या बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। और रही बात, अभी मैं बीजेपी प्रवक्ता को सुन रहा था, ये कह रहे थे कि हम सरकार नहीं गिराते हैं। इनके तो तमाम उदाहरण है। मध्य प्रदेश की बात ले लीजिए, और राजस्थान में जो कर रहे हैं वो इनके केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कर रहे थे। वो पूरा खुलासा हुआ। अरुणाचल में इन्होंने क्या किया, गोवा में इन्होंने क्या किया, मणिपुर में इन्होंने क्या किया। तो ये इनका यही चाल चरित्र और इनका चेहरा है ये, कि ये बाहुबल से, धन बल से, अपने सत्ता के दुरुपयोग से चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकारों को गिराकर अपनी सरकार बनाने का षड्यंत्र करते हैं, घिनौना खेल खेलते हैं। वो पूरे देश ने देखा है। तो इस पर भाजपा के साथी सफाई ना दे कि हम सरकार नहीं गिराते हैं, ये पूरा देश जानता है। यहां तक कि कोरोना जैसे महामारी के समय में भी लॉकडाउन इन्होंने तब तक नहीं लगाया जब तक इन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार नहीं गिरा ली। तो ये सत्ता के लालच में पूरे देश की जनता का जीवन भी दांव पर लगा लेते हैं। ये इनका चरित्र है। पंकज जी, उस वक्त तो आप भी सीबीआई जांच की बातें कर रहे थे, राजस्थान की बीजेपी, लेकिन उसके बाद मामला चुप हो गया और अब एक बार फिर से आप इस मामले को उठा रहे हैं। तो क्या अब ये समझा जाए कि अब एक बार फिर से कोशिशें शुरू हो गई? मैं एक ही याद दिलाऊं, उमाशंकर जी अभी सारी बात कह नहीं पाए। आपको याद होगा जुलाई माह में, जब पिछले साल जुलाई माह के अंदर जब सारा प्रकरण हुआ था, तब माननीय अशोक गहलोत जी ने तुरंत के अंदर कई सारी एफआईआर दर्ज की थी। एसओजी में भी जांच दी थी, उन्होंने थाने में भी जांच दी थी। यहाँ तक कि सदन के जो मुख्य सचेतक है महेश जोशी जी ने भी शिकायत दी थी। और इन्हीं की सरकार ने, इन्हीं के विश्वस्त पुलिस अफसरों के द्वारा इन्होंने सारी जांच कराई, सारी एफआईआर इन्होंने की, और अल्टीमेटली वो सब केस उन्होंने आखिरकार रद्द हो गए। न्यायालय ने उनको रद्द कर दिया। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इनको लगता है कि सरकार अस्थिर करने के प्रयास हो रहे थे तो वो एफआईआर रद्द क्यों हुई? वो सारे मामले आपने केंद्रीय मंत्री तक को एक एक्यूज बनाया, वो सारे मामले कोर्ट में जाके फेल क्यों हो गए? तो आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा। केवल और केवल झूठे सच्चे आरोप लगा के आप मीडिया के अंदर अपने बयान दे के जनता को भ्रमित तो नहीं कर सकते। आप कह रहे हैं कोर्ट में जाइए, अरे कोर्ट ने तो निर्णय दे दिया था ना कि भाई आपने जो एफआईआर दर्ज की थी वो गलत थी, और अल्टीमेटली आपने उसमें सबको बरी कर दिया। जब बरी हो गए तो इसका मतलब यह है कि किसी प्रकार की सरकार अस्थिर करने की कोशिश किसी के द्वारा नहीं की गई। केवल और केवल आपने हवा खड़ा किया अपनी सरकार को बचाने के लिए। आपने 1.5 महीने तक के अंदर होटलों के अंदर अपनी सरकार चलाई, विधायकों को 5 स्टार लग्जरी अपने फैसिलिटी देकर उनको किसी तरह अपने पक्ष में रोके रखने की कोशिश की। ये सारी चीजें अशोक गहलोत सरकार की नाकामियों को साबित करती है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर सरकार का अशोक गहलोत साहब का सरकार चलाने में ध्यान होता तो राजस्थान में इस प्रकार अराजकता की स्थिति नहीं होती। पर इनका ध्यान केवल और केवल किसी तरह कुर्सी से चिपके रहने का है। इनको झूठ बोल के सरकार जनता को भ्रमित करने का इनका मकसद है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जनता को भ्रमित कर रहे हैं आप और कुर्सी से सिर्फ चिपके रहना चाहते हैं। लोकतंत्र में अगर जनता ने किसी को पूर्ण बहुमत दिया है सरकार चलाने के लिए, तो इसको कुर्सी से चिपकना कहते हैं। अगर ये भारतीय जनता पार्टी की परिभाषा है तो फिर नरेंद्र मोदी जी भी कुर्सी से चिपके हुए हैं, फिर योगी आदित्यनाथ जी भी चिपके हुए हैं, और वो शिवराज सिंह चौहान को क्या कहें कि जिन्होंने दूसरे के लिए
मैंडेट मिले हुए सरकार को गिराकर अपनी सरकार बना ली, फिर हम उनको क्या कहेंगे? शायद भाजपा के साथी अपना आईना, जिसपे जो बिल्कुल साफ आईना है, अपने चेहरे पर लगी हुई धूल को नहीं समझ पा रहे हैं और आईना साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। चुनी हुई सरकार को गिराने का काम वो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र बन चुका है, चाहे वो अमित शाह हो, जिनको जो चुनी हुई सरकारों को गिराते हैं, जिसको छल कपट, यही तो कह रहे हैं कि आपने तो उनको आरोपी बनाया था, आपने तो आरोपी बनाया था, लेकिन अब तक क्या हुआ उस 8 महीने में? नहीं, हमने आरोपी बनाया था, बिल्कुल बनाया था, क्योंकि पूरे देश की जनता ने उनकी आवाज को सुना, वो कैसे एक चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र कर रहे थे। और न्यायिक प्रक्रिया कोई एक बार की प्रक्रिया कोई वो समाप्ति का उद्घोष नहीं होता है। और अगर उन चीजों को आगे बढ़ाना होगा तो वो चीजें आगे बढ़ेंगी, क्योंकि ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है। आप चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र करते हैं, वो भी संवैधानिक पद पर बैठकर, तो ये इस पर जो है सरकार भी पीछे नहीं हटेगी। मुझे लगता है अशोक गहलोत जी बहुत अनुभवी और विद्वान मुख्यमंत्री हैं, उनको बड़ा अनुभव है और निश्चित रूप से वो सही समय पर जो सही बातें होंगी वो सही निर्देश देकर उस पर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई जरूर कराएंगे जो चुनी हुई सरकारों को गिराने का षड्यंत्र करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को इस पे आह्लादित होने की जरूरत नहीं है, ना आत्ममुग्धता का शिकार होना चाहिए। सरकार वो करेगी जो न्याय के लिए, न्याय की रक्षा के लिए, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए जरूरी होगा। इसके लिए थोड़ा सा इनको इंतजार करना पड़े तो वो उसके लिए परेशान ना हो, कार्रवाई होगी, जो न्याय सम्मत होगा वो होगा। लेकिन मैं इनको जरूर कहना चाहता हूं कि अगर इनको लगता है कि जरा भी कोई चीज गड़बड़ हुई है फोन टैपिंग में या तमाम सारा जो इनका बाहर आया है उसको लेकर, हालांकि वो उस समय सोशल मीडिया पर के माध्यम से ही वायरल हुआ था और वो सरकार के संज्ञान में आया था, और अगर फिर भी इनको कहीं से ये लगता है कि किसी तरीके से प्रक्रिया का उस समय उल्लंघन हुआ था तो ये कोर्ट जाए। ये क्यों इंतजार कर रहे हैं 8 महीने से? पंकज जी, आप कोर्ट चले जाइए अगर आपको ये लगता है कि गहलोत सरकार ने ये कुछ गलत किया है, और अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कोर्ट जाइए। सीधा इस्तीफे की मांग क्यों कर रहे हैं सीएम साहब से? एक बार फिर वही बात दोहराना चाहता हूँ, ये माननीय उमाशंकर जी केवल और केवल मंच का भाषण देने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा प्रश्न फिर इनसे एक बार है, एसओजी ने एफआईआर दर्ज की थी, तब आपने आरोप लगाया था कि सरकार अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। उस एफआईआर के ऊपर क्या हुआ? आपने कोई एविडेंस पेश की है क्या? वो एफआईआर अल्टीमेटली रद्द क्यों हुई? आपको इसका जवाब देना चाहिए। आपको लगता है कि वो एफआईआर सही थी तो कोर्ट में वो एफआईआर टिकी क्यों नहीं? आप मुझे ये बताइए। आप फिर अपने 3 मिनट तक यही भाषण देते रहेंगे कि अस्थिर करने की कोशिश की। अरे ये सारी बातें कोर्ट ने मानी नहीं, आपकी कोर्ट में ये सारी बात स्वीकार हुई नहीं। इसका मतलब ये बात है कि आपने सीधा सीधा झूठ बोला था। और आज लगभग 10 महीने बाद में जब ये साबित हो गया कि आपने नाजायज तरीके से फोन टेपिंग किया, उसके बावजूद आप फिर वही झूठ दोहरा रहे हैं जिसको कोर्ट रद्द कर चुका है। ये कैसे चलेगा? आप कहीं तो सत्यता की बात करिए, कहीं तो तथ्यों में बात करिए। जी जवाब दीजिए। कैसे भारतीय जनता पार्टी कैसे चीजों को मैनिपुलेट करती है? ये कह रहे हैं कि कोर्ट ने माना कि नाजायज तरीके से फोन टैपिंग हुई थी, तब तो फिर आपका चिल्लाना लाजमी ही नहीं रहता। अगर कोर्ट ने ये कह दिया नाजायज फोन टैपिंग हुई है तो कोर्ट तो उस पर सजा का आदेश भी कर देती। ऐसे झूठ नहीं बोला जाता है चैनलों पर बैठ के कि कोर्ट ने ये कह दिया, कोर्ट ने वो कह दिया। उसका जवाब उनसे ले लेंगे, उसका भी जवाब उनसे ले लेंगे, लेकिन आप उसका जवाब दे दीजिए जो उन्होंने सवाल किया कि जो उस वक्त जो एसओजी को रिपोर्ट जांच सौंपी गई थी उसका क्या हुआ? क्यों आप उनके खिलाफ वो सबूत पेश नहीं कर पाए कि सरकार वहां पर अस्थिर करने की कोशिश की गई थी? देखिए, ये न्यायिक प्रक्रिया है और कई बार सही मामले में हमारे प्रोसिक्यूटर से या तमाम सारी क्या कहते हैं तथ्यों को रखने में हो सकता है कि कोई कमजोरी हुई हो, लेकिन वो कमजोरी अगली बार पूरी ताकत के साथ भी पेश हो सकती है। और तमाम सारे सही मामले भी मैं भाजपा के साथी को जरूर याद कराना चाहूंगा, वो कई बार किनारे हो जाते हैं और कई बार कुछ जजेस वो राज्यसभा भी भेज दिए जाते हैं, ये भी हम सब लोग जानते हैं। लेकिन आप घबराइए नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, अशोक गहलोत जी बड़े बुद्धिमान मुख्यमंत्री हैं। सही समय पर
सही कार्यवाही होगी, आप उसकी चिंता ना करें। पंकज जी, सही समय का इंतजार करिए और करते रहिए, क्योंकि कोशिशें तो काफी लंबे वक्त से चल रही हैं, लेकिन अशोक गहलोत सीएम बने हुए हैं, उनकी कुर्सी जा नहीं रही है। देखिए, कुर्सी जाने न जाने का ये इनका अंदरूनी मामला है। इनके 99 विधायक चुन के आए, उन 99 विधायकों में से 17 विधायक जयपुर से राजस्थान से बाहर चले गए। कुल मिला के प्रकरण इतना सा था। अशोक गहलोत जी ने केवल और केवल अपने आप को सहानुभूति बटोरने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए एक आरोप लगाया कि साहब भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र कर रही है, और ऐसे ही इन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसका मैं बार बार प्रश्न करके इनसे उत्तर जानने की कोशिश कर रहा हूँ, परंतु माननीय उमा सही वक्त का इंतजार कीजिए। इस बार अगर कमजोरी हुई है तो अगली बार सही तरीके से जवाब देंगे। नहीं, इस बार अगली बार का कोई प्रश्न नहीं है। देखिए, बहुत सीधी सी बात है। एक अल्पमत का मतलब छोटा सा बहुमत इनको 2018 के अंदर मिला था। केवल 1.49% का वोट अधिक इनको मिला था और 99 सीट आई थी। ये गलतफहमी न पाले कि इनको पूर्ण बहुमत मिला था। 2018 के चुनाव में इनको 99 सीट आई थी, जो पूर्ण बहुमत से दूर था। पर चलिए, जनता ने जो जनमत दिया, हमने उसको स्वीकार किया और हम विपक्ष में बैठे। परंतु अशोक गहलोत जी बार बार अपनी खुद की नाकामियों को दूसरे को मरने के अंदर बड़े एक्सपर्ट हो गए। कभी सचिन पायलट के ऊपर डाल देते हैं, कभी नरेंद्र मोदी जी के ऊपर डालते हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की लीडरशिप के ऊपर डालते हैं। आप अगर वास्तव में अगर कुछ लायक होते, कुछ काम कर रहे होते, तो ना तो जनता प्रश्न पूछती, ना विपक्ष आपसे प्रश्न पूछता, और ना आपके विधायक आपसे प्रश्न पूछते। आज स्थिति क्या है? भारतीय जनता पार्टी तो वो बात की बात है, कांग्रेस के स्वयं के विधायक ही कह रहे हैं कि साहब हमारे साथ अन्याय हो रहा है। और यहाँ तक कि कांग्रेस का सबसे बड़ा मजबूत वोट बैंक एसटी-एससी, उस एसटी-एससी के विधायक इकट्ठे होकर ही कह रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं अशोक गहलोत जी, हमारी बातें सुनी नहीं जा रही है, हमको पीड़ित है, हम एसटी-एससी के विधायक ये कह रहे हैं। तो ये स्थिति इनकी आपस की है ना, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई वास्ता नहीं है। तो अशोक गहलोत जी, अगर आपसे सरकार नहीं चल रही तो राजस्थान की 6.5 करोड़ की जनता के हित के अंदर आप कृपया करके इस्तीफा दे दीजिए। आपके कांग्रेस के अंदर और कोई लायक लीडर होगा तो मुख्यमंत्री बन जाएगा, संभाल लेगा, और नहीं तो जनता अपने आप इसका इलाज कर देगी। उमाशंकर जी, अगर आपके अपने विधायकों में असंतोष है तो इसका आरोप आप बीजेपी पर क्यों मढ़ते हैं? लगा रहा हूं, और असंतोष है, ये तो लोकतंत्र की मजबूती है कि विधायक अपनी बात रखते हैं, और फ्लोर टेस्ट भी तो हो चुका है। उस समय अगर हम कमजोर थे, हमारे विधायकों में विद्रोह था, तो सरकार गिर क्यों नहीं गई? तो ये कहना बिल्कुल झूठ बोलने के समान है। जब आपने पूरी ताकत लगा ली, पूरी कोशिश कर ली सरकार गिराने का, और सरकार ने विश्वास मत भी हासिल कर लिया, फिर आप ये कहें कि सरकार अल्पमत में है, विधायकों में विद्रोह है, तो इसको हम प्रलाप के अलावा और कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, अगर सरकार देखनी है तो उत्तराखंड चलिए। अभी जो उत्तराखंड में हुआ कि एक मृत्युंजय झा भारतीय जनता पार्टी से और दया शंकर मेरे साथ टीएमसी से जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। मृत्युंजय जी, जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं, बड़े नेता सभी पश्चिम बंगाल में पहुंच रहे हैं और ममता बनर्जी को और बाकी मुद्दों पर घेरने के बजाय जय श्री राम और हिंदुत्व के मुद्दे पर ज्यादा घेरने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, रामायण इसका उदाहरण है। मायावी लोगों का जो वध हुआ, उसमें जय श्री राम का ही नारा लगा था। जिस प्रकार से माया का जाल बिछाया जा रहा है, और व्हील चेयर पर बैठ करके प्रदर्शित करना, फिर भगवान को प्रणाम करना, फिर दुहाई देना, ये क्या है? कल तक जो नहीं करती थी वो सब काम कर रही है ममता जी। ममता जी तो बीजेपी के अनुकूल अपने ही समझ रही है। उनको लग रहा है कि बीजेपी अब आने ही वाली है। उनको ये लग रहा है कि कैसे भी ये रुके, और इसलिए उस प्रकार की सारी प्रकार की माया करने में, प्रयास करने में लगी है। मुझे लगता है इससे माया से कुछ होने वाला नहीं है। बंगाल के लोग जाग गए हैं। बंगाल के लोग जानते हैं कि अभी जो देश की सत्ता है माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार चल रही है, और प्रदेश में भी दोनों डबल इंजन की सरकार होगी, तो बंगाल में अमन चैन होगा और विकास की रफ्तार तेज होगी। और ये आम लोग समझ गए हैं कि देश के दूसरे प्रदेशों में भी जिस प्रकार से माहौल बदला है, निश्चित रूप से बंगाल के लोग त्रस्त हो गए हैं और लगातार के इस कुशासन को मुझसे मुक्ति चाहते हैं। और इसलिए आज जिस प्रकार की भीड़ आप देखते होंगे जनसभा में, जिस प्रकार से लोगों का उत्साह दिखते होगा, बीजेपी और टीएमसी के ओर देखा जाए तो दोनों की तुलना से स्पष्ट हो जाता है कि सत्ता किसकी आने वाली है। और इसलिए इससे घबराहट तो स्वाभाविक है। और जहां तक बीजेपी के नेताओं का सवाल है, तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो जब भी चुनाव होता है, जिस हिस्से में होता है, हम पूरे देश को परिवार मानते हैं।
इसलिए वहां पर जाकर के जरूर जनता को बताने का काम करते हैं, हमारे नेता करते हैं कि वास्तविक स्थिति क्या है और हमें क्या करना चाहिए। या हम सुझाव जनता के बीच जाकर अपनी बातों को जरूर रखते हैं। और जिस प्रकार से प्यार और मोहब्बत जनता के द्वारा मिल रहा है, मुझे लगता है कि सरकार बीजेपी की बनेगी, इसमें कोई शक और शुबा नहीं है। दयाशंकर जी, डर लग रहा है क्या बीजेपी से, जो आपने एक बार फिर से मतलब मंदिरों में भी जाना शुरू कर दिया, चंडी पाठ भी होने लग गया जनसभाओं में? हमारे धर्म के ठेकेदार थोड़े ही है कि इनसे कोई परमिशन लेगा, और ये किस आधार पे कर सकते हैं। इनको तो पूरे देश के सामने इस आरोप के लिए माफी मांगना चाहिए आपके चैनल के माध्यम से। इनको क्या पता कि कौन पूजा पाठ नहीं करता है, कौन हिंदू नहीं, क्या इनसे सर्टिफिकेट इन लोगों से कोई लेगा? और इन लोगों को देखिए, अभी तक तो जय श्री राम कहते थे, जब टीएमसी का नारा हो गया इसके बाद ये लोग कृष्ण भगवान को भी जोड़ लिए। ठीक है, अब देखिए ये लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं कि लोगों को बांटने के लिए तरह तरह के प्रोपगंडा को इस्तेमाल करते हैं। कभी इनसे आप रोजगार पे बात कर लीजिए, अर्थव्यवस्था पे बात कर लीजिए, शिक्षा पे बात कर लीजिए, स्वास्थ्य पे बात कर लीजिए, नहीं करेंगे। अभी तत्काल की घटना देखिए, 10 लाख बैंक कर्मचारी भी हड़ताल पे चले गए, लेकिन इनको चिंता नहीं है। देश के बड़े से बड़े नेता जो हैं सिर्फ और सिर्फ बंगाल चुनाव के चक्कर में पड़े हुए। इसका रीजन ये प्रतीत होता है कि पूरे विश्व में जो कोरोना काल से गुजरने के बाद देश की अर्थव्यवस्था तो ये लोगों ने धरातल में धकेल दिया अर्थव्यवस्था को, उसके बाद भी देश की अर्थव्यवस्था से बेटर अर्थव्यवस्था जो रही बंगाल की रही। इसलिए इन देश को बेचने वाले, संस्थानों को बेचने वाले, पब्लिक के ऊपर अत्याचार करने वाले लोगों की निगाह बंगाल की धरती पे पड़ी हुई है, और ये मंसूबा इनका कामयाब होने वाला नहीं है। उसका उदाहरण अभी गृह मंत्री जी का जो रैली होने वाला था, हेलीकॉप्टर खराब होने का जो नाटक ये लोग कर रहे थे, वो मीडिया में अब वायरल भी हो रहा है कि किस लिए हेलीकॉप्टर खराब हो रहा था। तो इनका चरित्र, चेहरा और चाल स्पष्ट हो गया है। इन्हीं के पार्टी का मुखिया हिंदुत्व की बात करते हैं तो कान खोल के सुन ले। जब इनका मुखिया प्रदेश अध्यक्ष जो है बंगाल का बोलता है कि ये माँ दुर्गा कहाँ से आ जाती हैं, तो इन लोगों का हिंदुत्व पता नहीं कहाँ सो जाता है। और समझ लीजिए, प्रभु श्री राम का तुलना जब अमिताभ बच्चन करता है तो ये लोग कहाँ ये लोग रहते हैं, इनके कान में क्या चला जाता है कि इनको सुनाई तक नहीं देता। तो ये सब इनका चेहरा अब बेनकाब हो चुका है, जनता जान चुकी है। देखिए, किसान, जनता, नौजवान, कर्मचारी अब इनके विरोध में हो गया है। यहाँ तक कि यदि व्यक्ति इनके तांडव से त्रस्त हो गए हैं, देश की जनता, हर नौजवान से लेके, बेरोजगार से लेके, किसान से लेके, महिला से लेके, तो यदि कोई मिलने भी जाता है किसान तक तो ये कहते हैं कि ये साजिश है। अब इनके यहाँ देखिए, कुछ दिन बाद ये सर्टिफिकेट बैंक कर्मचारियों को भी बांटेंगे जो धरना दे रहे हैं कि ये भी आतंकवादी हो गए तो ये हिंदू नहीं रहे। तो इनका सर्टिफिकेट ये अपना लेके अपने जेब में रखें, और इनसे कोई सर्टिफिकेट हम लोग लेने वाले नहीं है, और देश की जनता को सर्टिफिकेट इनसे नहीं चाहिए। क्या देवी देवताओं के सहारे पर अब राजनीति होगी देश में? क्या अब अगर कोई मंदिर जाता है तो उसको इस तरीके से तंज उस पर कैसा जाएगा कि इन्होंने तो अब हिंदुत्ववादी विचारधारा को अपनाना शुरू कर दिया वोट के लिए? नहीं, मुझे तो खुशी है कि कम से कम हमने कहाँ रोका है कि विकास का एजेंडा ना रखें। हमने कहा नहीं कहा कि बंगाल में इन्होंने क्या किया, ये तो बताइए पब्लिक को। लेकिन इन्होंने किया कुछ नहीं, और मुझे तो खुशी है कि कम से कम हमारे जिस विषय को लेकर हम चलते रहे कि देश के अंदर में जो ये शक्ति है, प्रभु श्री राम के प्रति आस्था की बात हो, दुर्गा जी के प्रति आस्था की बात हो, ये तो ये खुद बोलने लगी, तो खुशी की बात है, अच्छी बात है। लेकिन हमने कहाँ रोका है कि विकास के विषय को आपने रखी? हमने कहाँ रोका है कि आपने जो काम किया वो बताइए नहीं लोगों को आप? तो सवाल यह है कि उल्टी खुद मिला करके यही नाटक कर रहे हैं, मंच पर आके प्रदर्शन कर रहे हैं और बार बार बीजेपी को ले रहे हैं। इनको ये लग रहा है कि अगर हम ये नारा नहीं लगाएंगे तो मोदी जी का ग्रेड बढ़ जाएगा, यहाँ से हम साफ हो जाएंगे। तो ये मजबूरी में राम ले रहे हैं। मजबूरी में राम का नाम रावण ने भी लिया था, जो मरा कहा तो राम हो गया था। तो मजबूरी में अगर नारा लगाने की चेष्टा करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। और मुझे लगता है कि अगर विकास के एजेंडे की बात करते हैं तो ममता दीदी को विकास का विषय रखना चाहिए ना पब्लिक के बीच में। क्यों आज इन तरह की बातों में और प्रार्थना सभा करके और मंच पर खड़े होकर प्रणाम करना और मंत्र पढ़ना, या देवी सर्वभूतेषु और बाकी मंत्रों का जाप करना, ये सब कहाँ तक
ममता जी को तो हम लोग भी देख रहे हैं, पूरा देश देखते रहा है कि उनकी गतिविधि किस प्रकार की रहती रही है। तो कहाँ ये इस तरफ चली है, कहीं ना कहीं इनकी घबराहट है, बेचैनी है, उसका परिणाम है। और हमारे मित्र बैठे हैं तो बोल रहे हैं बीजेपी पर उंगली उठा रहे हैं। अरे बीजेपी ने तो कभी नहीं कहा, ये बीजेपी तो अपने एजेंडे पर चलती है। और आप अगर हमारे एजेंडे को आप ऐसा एजेंडा बना रहे हैं तो ये तो खुशी की बात है, हमारे एजेंडे को लेकर चले। लेकिन सवाल यह है कि जो बंगाल की जनता वो क्या चाहती है। बंगाल की जनता जो चाहती है वो प्रदर्शित हो रहा है, ये सब जगह दिख रहा है। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से घबराहट जो नेता टीएमसी के है वही घबरा गई है, और सारे नेता इनके टीएमसी से जाकर के बीजेपी में आ रहे हैं। तो समझना चाहिए कि इनके लोगों से भगदड़ मची हुई है, और आज परिस्थिति नहीं है कि वो जाकर के अपनी जड़ें मजबूत कर सके। इस प्रकार के प्रलाप कर रही है, तो हमने तो कभी नहीं रोका। हम तो कहते हैं कि और राम राम करिए आप, और भगवान का नाम लीजिए। हम तो यही चाहते हैं कि भाई देश में जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय सभ्यता है, उसकी जय जयकार लोग करें। दयाशंकर जी, जिस तरीके से मृत्युंजय झा जी कह रहे हैं, और आपने कहा कि हमें सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, अगर सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है तो जो अब से पहले नहीं हुआ ऐसा अब क्यों रहा है? भरी सभाओं में मंत्रों के उच्चारण क्यों किए जा रहे हैं? देखिए, जो आरोप लगा रहे हैं, क्या ये सेकेंड टीएमसी पार्टी बना रहे हैं? जितने भी भगोड़े हैं, दागी और बागी हैं, इनके यहाँ तो टोटल जा चुके हैं। तो क्या यदि ये लोग सेकेंड टीएमसी बनने वाले हैं? सेकेंड टीएमसी जितने भी है, अब देखिए इनके जो सांसद भी हैं, हमने तो यही जानता है राजनीति में जब से हम लोग हैं कि विधायक कोई बन जाता है तो सांसदी के लिए वो चुनाव लड़ता है। लेकिन देखिए इनके चार इवन मंत्री तक जो हैं, अब इनके पास जनता तो है नहीं, कुछ जो है दागी बागी टीएमसी के नेताओं को ले रहे हैं सेकेंड टीएमसी बनाने के लिए और नकली टीएमसी बनाने के लिए। और अब इनको कैंडिडेट यदि नहीं मिल रहे हैं तो अपने सांसदों को मैदान में उतार रहे हैं, मंत्रियों को उतार रहे हैं। देखिए यशवंत सिन्हा जी ने क्या बताया था दीदी के बारे में, अब तो समझ लीजिए क्या बोलते हैं, इनके नेता जो है इनके कार्यालयों पे धरना प्रदर्शन तक कर रहे हैं। सोवन चटर्जी जो है इनको छोड़ दिए, बैसाखी बनर्जी छोड़ दी। तो ऐसे करते हुए सुब्रमण्यम स्वामी का भी इनके प्रति जवाब देख लीजिए, इनके राज्यसभा सांसद हैं, अगर देखा जाए तो संतोषजनक नहीं है। तो ये लोग देश को गुमराह कर रहे हैं। ये लोग बताएं कि महंगाई ये लोग कब करेंगे, रोजगार लोगों को कब ये देंगे, देश में नई कंपनी इंडस्ट्रीज कब बनाएंगे, देश का माहौल कब शांत होगा। तो ये बहुत से मुद्दे हैं। और ये जो महंगाई ये लोग बढ़ा रखे हैं, किसानों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, नौजवानों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, अब बैंक कर्मचारियों के, नवरत्न कंपनियों को ये लोग बेचने का जो काम कर रहे हैं। अब ये जनता ये जानना चाह रही है, इस मुद्दे पे चुनाव होना चाहिए। कभी भी धर्म को जो है राजनीति में समावेश नहीं करना चाहिए। लेकिन ये लोग बार बार जानते हैं कि अपना एजेंडा तो कुछ है नहीं, हम तो खाली है, बस कोई अगर कुछ पूछता है तो फिर वही अपना राग अलापो। तो इनके पास और कोई मुद्दा है नहीं। अगर इनके पास ये मुद्दा है कि हमने सिलेंडर को 850 रुपया गैस सिलेंडर को किया है, पेट्रोल को 100 रुपया किया है, डीजल को इतना किया है, नौकरी कम से कम 20 लाख लोगों की नौकरी छीनी है, कम से कम नोटबंदी से अभी तक कम से कम 10,000 छोटे बड़े कुटीर उद्योगों को बंद किया है। तो इस मुद्दे पे ये मांगे कि इतना हम लोगों ने काम किया है और इतने संस्थाओं को बेचने का काम किया है, तो ये मुद्दा लेकर जाएं और बंगाल में बताएं जनता के बीच। जी, आपने तंज कसा था कि ममता दीदी के पास तो अपने चेहरे नहीं बचे, वो बीजेपी में आ गए, उसके बावजूद भी आपको अपने चेहरे संसद से लेकर के वापस आप चुनाव में उतार रहे हो। तो आपको नहीं लगता कि आपके भी जमीन पर कोई ज़्यादा आधार नहीं है, इसीलिए आपको संसद अपने उतारने पड़ रहे हैं विधानसभा चुनाव में? मुझे तो आश्चर्य लग रहा है कि ये बंगाल की जनता को जिस प्रकार से वहाँ के नेता के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं कि वो उनकी कोई पहचान नहीं है, उनका कोई जनाधार नहीं रहा है, वो सब जो है वनस्पति वाले लोग हैं। तो क्या बंगाल की जनता ने अगर उनको मत दिया है, उनको नेता माना है, तो इसका मतलब आप बंगाल की जनता को गाली दे रहे हैं। आप उसके जो जनमत है, उसका जो निर्णय है, उस पर आप तो ही। सवाल ये है, क्या वही चेहरे बच गए आपके पास जिनको पहले चुनकर भेज दिया गया? क्या आप नए चेहरे जो जमीन पर कार्यकर्ता जो काम कर रहे हैं इतने दिनों से, क्या वो चेहरा नहीं बचे वहां पर? मैं ये भी कह रहा हूँ आपको, मैं दोनों विषय पर आता हूँ। इन्होंने जो कहा कि जो लोग ऐसे लोग गए, बागी लोग गए, ये सारे नेता जो निकल करके बीजेपी के अंदर आए हैं, इनको समझना चाहिए कि उस वही बंगाल की जनता ने, बंगाली मानुष ने उनको मत देकर उनको विजय बनाया था। इसका मतलब ये बंगाल की जनता को तौहीन कर रहे हैं, उनके मत का जो है अपमान कर रहे हैं।
और मुझे लगता है कि बंगाल की जनता का अपमान करना, जो इनके साथ है वो असली मतदाता है, वो सही आदमी है, जो इनके प्रतिनिधि है वो सही है, बाकी बीजेपी में जो आते हैं वो सारे गलत है। और ये कहने का मतलब क्या है? इसका मतलब रहे कहाँ बीजेपी में, बीजेपी वाले रहे कहाँ? आज जो टीएमसी से छोड़ करके आए वो यही तो कह रहे हैं कि टीएमसी से जो छोड़ करके आए इतने नेता, तो अब तो सेकंड टीएमसी आपने बना दिया बीजेपी को वहाँ। जनता पार्टी का मत है। और भारतीय जनता पार्टी वहां के अनुकूल में क्या चुनौती है, बंगाल के लिए हमको किनको आगे करना है, किनके नेतृत्व में बंगाल को आगे बढ़ाना है, ये भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। लेकिन सवाल यह है कि कोई आदमी अगर उस पार्टी से टीएमसी से बीजेपी में आ जाता है तो इनको लगता है कि उसका जनाधार नहीं है। जो टीएमसी से बीजेपी में आ जाता है इसका मतलब वो गलत व्यक्ति है, या फिर जो जनता उसको मत देता है इसका मतलब जनता गलत है। अब इस प्रकार की बातें करके आप बंगाल की जनता का अपमान कर रहे हैं। मुझे लगता है टीवी चैनल के ऊपर बैठ करके इस प्रकार की टिप्पणी देने का मतलब क्या है? इसलिए पहले इनको विचार करना चाहिए कि ये बात, हाँ ये अपनी विषय को रख सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं कि हमारे जो नेता जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, तो इनकी कमजोरी है। इनकी कमजोरी को खुद खंगलना चाहिए कि क्या कमजोरी है। लेकिन बंगाल की जनता जो उनको मत देकर नेता बनाती है, उनके बारे में इस प्रकार की टिप्पणी करना मुझे लगता है ये गलत है। और सवाल ये उठता है कि अगर ममता दीदी ने काम किया है, ममता दीदी को उन विषयों पर जाना चाहिए ना। इस विषय पर क्यों जा रहे हैं आप क्यों इस एजेंडे में सेट हो रहे हैं? हमारे एजेंडे पे क्यों आ रहे हैं आपको? क्योंकि आपने काम किया नहीं, आपने हमेशा लड़ाने का काम किया, लगातार हत्या का दौर चला, सैकड़ों कार्यकर्ता मारे गए। ये किस प्रकार की राजनीति है? आज बंगाल के अंदर बीजेपी का कार्यकर्ता उसके मन में यह हमेशा शंका रहती है कि हम पर कल क्या हो जाएगा, इसकी चिंता रहती है। जो लोग आम लोगों को हमेशा इधर रहता है कि अगर हम इस प्रकार की कुछ भी गतिविधि करें जिसमें टीएमसी को लगे कि हमारा खिलाफ पड़ा है तो उसके कार्यकर्ता उसको पीटेंगे। इस प्रकार की मानसिकता बंगाल के अंदर आ गई है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत जैसे देश में इस प्रकार के मनोवृत्ति वाले लोग जो इस प्रकार से दहशत में चुनाव कराना चाहते हैं, दहशत में लोगों का मत लेना चाहते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और भारतीय जनता पार्टी इन मसलों को लेकर गई है कि आज हम जो कर रहे हैं यही कारण है कि लोकसभा में हमें एक जनाधार मिला, ऐसे ही नहीं मिल गया। जी जी, आपको डर लगता है बंगाल में? आपको डर लगता है, आपके कार्यकर्ताओं को डर लगता है, और गोली मारने की बातें भी आप ही लोग करते हो। सारे सीट मिल गए, आपको अच्छा काम किया तो क्यों नहीं आपको परिणाम आपके पक्ष में आया? तो ये समझना चाहिए लोकसभा में हमने जबरदस्त सफलता हासिल की है, आने वाले विधानसभा में भी हम बेहतर करने वाले हैं। और ये जनता वहां की तय करेगी, आप फैसला नहीं करेंगे। हम जनता के बीच अपनी बातों को लेकर जा रहे हैं, आप अपने डेवलपमेंट के विषय को रखिए ना। आप क्यों इतनी बेचैनी हो रही है कि आप मंत्र का जाप कर रहे हैं? जी, एक छोटा सा कमेंट चाहूंगा आपका, क्यों आप बीजेपी के जो एजेंडे हों उनको फॉलो कर रहे हैं, ना कि अपने विकास का प्रचार कर रहे हैं? आपने अब तक क्या किया 10 साल में? इनका कोई एजेंडा नहीं है और इनकी किसी भी हमारे धर्म पे इन्होंने रजिस्ट्री नहीं करा रखी है। दूसरी बात, अब तो नंदीग्राम की जनता यहाँ तक कह रही है कि दीदी के सिवा हम किसी को नहीं चाहते। अब तो ये एक केंद्रीय मंत्री को भी उतार दिए हैं, 3 सांसद को, और नंदीग्राम की जनता की अब पुकार है कि दीदी के सिवा, जो दीदी के साथ इन्होंने घटना किया, इन लोगों ने घटना किया है, कहीं ना कहीं। मेरे साथ जुड़ने के लिए मृत्युंजय जी आपका भी बहुत शुक्रिया मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन बीजेपी ने अपने सभी धुरंधर जो है वो चुनाव प्रचार पर लगा दिए हैं। अब देखना ये होगा कि कितना इसका फायदा होता है या नहीं। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए ANP न्यूज़ के साथ।